नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनको पूजा करते समय बहुत ज़्यादा रोना आता है। ये बहन बताती हैं कि पूजा करते समय इनके मन में एक भाव सा पैदा होता है कि जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई बहुत बड़ा पाप ये करके आई हैं, लेकिन वो कौन सा पाप है, कौन सा अपराध है, इनको याद नहीं आता। लेकिन इनके मन में एक बहुत ही गहरे पश्चाताप की जैसे एक एनर्जी है जो इनको फील होती है कि ये पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो गलती क्या है इनको याद नहीं आती। तो ये जो भावना है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है और इसके चलते ये बताती हैं कि भाई मैंने पूजा करनी कम कर दी है। आज ये लगभग 50 वर्ष की आयु की महिला हैं और ये जो पूजा के सामने रोने वाली जो भावना इनके जो ये सब चल रहा है, ये लगभग ये बताती हैं कि बचपन से ही इनके साथ ये वाली भावना जो है चलती आई है। अच्छा, इनके जीवन के अंदर अगर लौकिक रीति परिस्थितियों को देखा जाए, सुख सुविधाओं रिसोर्सेज की बात की जाए तो सब प्रकार की सुख सुविधाएं इनको अवेलेबल हैं। ये एक हाउसवाइफ हैं, यानी कि गृहिणी हैं, हमेशा से गृहिणी रही हैं। इनके जो पति हैं वो एक सरकारी नौकरी करते हैं और किसी बहुत उच्च मिनिस्ट्री के अंदर ऊंचे पद पर नियुक्त हैं। इनके 2 पुत्र हैं, 2 संतान हैं इनकी अपनी, और दोनों ही बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। दोनों बच्चे अपने जो मास्टर्स हैं, एक बच्चा है जो मास्टर्स कर रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है, और दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है इनको अपने बच्चों से, सारी सुख सुविधाएँ हैं जैसा कि हमने कहा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनका अपना मायका है वहाँ से इनको चेज़ करती हैं और एक प्रकार से बताती हैं कि मैं अपनी स्वेच्छा से इन चीज़ों से बंधी हुई हूँ। ये बताती हैं कि इनकी कई बहनें हैं और उन बहनों में से एक बहन ऐसी है जो कि मानसिक रोगी है और मतलब उसके अपना जीवन बहुत मुश्किल से कट रहा है। जो इनकी बहन मानसिक रोगी है, उसी बहन की एक बेटी है और वो बेटी भी दिमाग से कुछ वीक है। ये बताती हैं कि वो जो बेटी है, माने कि इनकी भांजी हो गई, इनकी बहन की बेटी, वो लगभग 4 से 5 वर्षों से इनके साथ रह रही है। इनकी जो ये भांजी है लगभग इनके छोटे बेटे की आयु की ही है। अब जहाँ इनके अपने बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती अपने बच्चों की या अपने पति की, सब कुछ सेल्फ मैनेज सा है इनके परिवार के अंदर, बस अपने बेसिक काम करते रहो और वो। लेकिन ये बताती हैं कि इनकी भांजी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इनका अपनी भांजी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और इनको ऐसा लगता है कि इनकी भांजी की जिम्मेवारी है इनके ऊपर। हालांकि ये बताती हैं कि इनके और भी भाई बहन हैं, लेकिन किसी भी भाई बहन ने कभी भी इस चीज़ की आगे पेशकश नहीं की परिवार में कि ये जो बच्ची जो है इसको कोई संभाल ले या कुछ कर ले। हर कोई सोचता है भाई जैसी माँ है बेटी, भाई उनके अपने कर्म हैं, ये तो वो अपने आप भोगेंगे। लेकिन ये कहती हैं कि मेरा मन नहीं मानता और पिछले 5 वर्षों से इस गुड़िया को, जो कि अभी लगभग 21 वर्ष की आयु की है, उसको इन्होंने अपने साथ रख लिया है और ये उसका ध्यान रखती हैं। अब ये बताती हैं कि भाई मैंने साथ रख लिया है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ, क्योंकि वो बच्ची मानसिक तौर से बीमार है, ये कहती है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और अपनी जो उसकी स्थिति है उसकी वजह से बात को बहुत देर से समझती है और ज़्यादा पढ़ नहीं पाती है। ये कहती हैं वो किसी भी बात को जो है याद नहीं रख पाती है और उसको ये नहीं पता है कि अगर सामने से कोई व्यक्ति कुछ बात करे तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो ये कहती है मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है इस बच्चे को संभालने में, और ये भी कहती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इसको तो मैंने खुद पैदा नहीं किया,
लेकिन इसके प्रति मुझे ऐसी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग क्यों आती है? मैंने क्यों इसको, कई लोगों ने मुझे कहा अपने ही परिवार में कि भाई तू इतना परेशान रहती है तो तू इसका ध्यान रखना छोड़ दे। लेकिन ये कहती है कि मुझसे ये हो नहीं पाता है और मुझे तो इसका ध्यान रखना ही है। अच्छा, तो ये तो इनकी समस्या आई एक बहन की तरफ से, जिनकी एक बेटी ऐसी है जिसको ऐसे मानसिक समस्या है। इन्हीं के भाइयों और बहनों में से एक दूसरी बहन है, उनके बारे में बताते हैं कि उनके यहाँ से एक आध्यात्मिक रूप की समस्या है जो इनके जीवन के अंदर बार बार आती है। और वह समस्या ये है, कहती ये बहन जो है मुझसे बड़ी है उम्र में, और इनकी बहन ने इनको किसी गुरु से मिलवाया था। कोई व्यक्ति होंगे जिनसे इनको मिलवाया और इन्होंने उस व्यक्ति को गुरु के रूप में धारण किया। पहले तो ये बताते हैं कि इनकी बहन पूरे मोटिवेशन से इनको लेकर के गई, 3-4 महीने जो है गुरुजी से वो किया। हाँ भाई, जो भी उनके वहाँ पे जो भी आप कर्म कांड होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है गुरु धारण करने का और फिर गुरु की आज्ञा की पालना करने का, रेगुलरली विजिट करने का, वो सब कुछ इनकी बड़ी बहन करवाती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी बड़ी बहन का गुरु से झगड़ा हो गया, और गुरु से झगड़ा हो गया तो जो भी तामझाम था, जो भी उनके गुरु ने धारण करने के लिए दिया था, जो कुछ भी था, वो पटक करके वो गुरु के यहाँ पे आ गई। अब ये बताती हैं कि उसका गुरु से झगड़ा हो गया तो उसने मेरा भी गुरु छुड़वा दिया। ये कहते हैं मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट थी, उनकी गाइडेंस से भी मैं संतुष्ट थी, लेकिन इन्होंने जो है मेरे को उनसे अलग करवा दिया। और इनका प्रेशर इतना रहता है मेरे ऊपर कि मैं चाह करके भी जो मेरे गुरु हैं उनसे मिलने नहीं जा पा रही हूँ, जिसके चलते मैं बड़ी अपसेट सी रहती हूँ कि यार ये ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर क्यों बनाती है। फिर ये बताती हैं कि ऐसा इनकी इस बहन ने पहली बार नहीं किया है। एक बार पहले भी एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, जिनको गुरु बनवाया था इनकी बहन ने इनका। फिर इनकी बहन का और वो जो महिला जो गुरु बनी थी, उनका आपस में पैसों को लेकर के कोई लेन देन था, और पैसों के लेन देन के चक्कर में उनका आपस में झगड़ा हुआ था। तब भी इनकी बहन ने, और तब वो कुछ ऐसा था कि 1-1.5 साल से ये गुरु रूप में उनको देख रहे थे, लेकिन तब भी बहन का जैसे वो हुआ तो बहन ने वो गुरु की पहले तारीफ करती थी, फिर बहुत ज़्यादा बुराइयां करने लग गई, और ऐसे कर करके इनसे जो है वो जो लेडी गुरु हैं उनसे छुड़वा दिया। अच्छा, अब ये बोलती हैं कि भाई चलो वो लेडी वाले जो पुराने गुरु थे उनका तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अभी वाले जो गुरु हैं जिनसे इनकी बहन ने छुड़वाया है, ये कहती हैं कि मुझे ना उनसे बहुत कनेक्शन सा फील होता था, और जो वो गाइडेंस देते थे मुझे बहुत सही लगता था, और मैं मतलब भाई ऐसा था कि भाई मेरे को लगता था कि भाई सब ठीक तो है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है बहन का कि मैं अगर छुप करके भी मिलना चाहूँ तो ये बताती हैं कि उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है। इनकी ये जो बड़ी वाली सिस्टर हैं, इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से ये कहती हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्यों इसने मेरा ये गुरुजी जो है उनसे मुझे अलग करवा दिया, और भाई मैं इसकी कठपुतली बन करके चलूँ क्या, इसके हिसाब से चलूँ क्या, ये कौन सा तरीका है। तो बहन से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर उसके बाद ये बताती हैं कि एक ना इनके परिवार में ना, इनके जो पति हैं उनके कई बड़े भाई हैं, और पहले ये लोग जॉइंट फैमिली के अंदर रहा करते थे। अभी तो ये कहते हैं कि हम लोगों का फैमिली न्यूक्लियर हो गया है, थोड़ा हम अलग रहते हैं, लेकिन इनके पति के बड़े भाइयों में से एक इनके बड़े भाई ऐसे हैं जो कि जेठ का जैसे जो रिश्ता है। तो ये कहती हैं कि वो ना बहुत ज़्यादा कलेश करते थे। जब मैं ब्याह करके आई तो मैं एक फूटी आंख नहीं भाई अपने उस जेठ को। ये कहती है मेरे को देख करके पता नहीं वो तिलमिला सा जाता है, जैसे वो मुझे नापसंद करता हो। और वो जो जेठ है वो जब हम लोगों का बंटवारा होना था प्रॉपर्टी का, तो उसको ये था कि भाई मेरे जो पति हैं वो मुझे छोड़ दें। उसने हमेशा ये प्रयास किया है कि मेरे पति मुझे छोड़ दें, मुझे तलाक दे दें। इस प्रकार की परिस्थितियां मेरे जीवन में पैदा करने का प्रयास किया है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे पास जायदाद आए, यानी कि मेरे पास आए तो मतलब मैं अपने पति के जीवन का हिस्सा हूं। तो कहती बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट परिस्थिति इस जेठ ने हमारे जीवन के अंदर जो है पैदा करी। तो मैं जानना चाहती हूं कि भाई क्या इसको प्रॉब्लम है। और कहती हमारी तरफ से मतलब
हमारा परिवार बड़ा था तो ऐसा कोई इंटरेक्शन ही नहीं था कि भाई मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, कभी मैंने बदतमीजी से बात कर दी हो या कभी कोई बात हुई हो। बात होती नहीं है, बस जब होता है कलेश होता है और वो ही घर के अंदर कलेश करता रहता है। अपने माता पिता को यानी कि इनके सास ससुर को भी भड़काता रहता था कि ये गलत औरत आ गई हमारे घर में, ये ठीक नहीं है भाई के लिए। कह रही मेरे पति को भी भड़काता रहता था। उसको बस ये है कि मेरे पास घर से कोई भी जो है सुख सुविधा मेरे पास नहीं आनी चाहिए। अब ये बताते हैं कि हम लोग के जो परिवार है, जॉइंट फैमिली है, उसको अलग हुए भी बहुत वर्ष हो गए हैं, लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं, 15-18 वर्ष हो चुके हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था। तो कहती है हालांकि रही तो उनके साथ बस यही है, 7-8 साल एक घर में रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि वो मेरे पति को भड़काते रहते हैं, लेकिन मेरे पति जो हैं वो भी समझते हैं कि उसको ये सब बोलने की आदत है। मेरे पति ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, पति बहुत बिजी व्यक्ति हैं, बहुत मतलब हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, तो वो अपने काम से काम रखते हैं और हाँ हूँ करके मतलब वो करते हैं। लेकिन जो मेरे जेठ हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये बहन अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। सबसे पहले ये जानना चाहती थी कि उन दोनों, अपनी वो वाली बहन जो मानसिक रोगी है और उनकी बेटी जो मानसिक रोगी है, उनसे इनका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि उस बेटी को ये त्याग नहीं पाती है, अपनी भांजी को, अपने बच्चों से ज़्यादा उस बेटी का जो है ये ध्यान रखती हैं। फिर ये जानना चाहती थी कि भाई ये जो दूसरी वाली बहन है जो बार बार गुरु छुड़वा देती है, इसका मुझसे क्या हिसाब किताब है। फिर इसके साथ साथ ये जानना चाहती थी कि ये जो जेठ है जिसने मेरे जीवन में इतनी मुश्किल परिस्थितियों को पैदा किया, ये जो जेठ जी हैं इनसे मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर्स का जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। तो हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करने वाले जो भी सबसे रीसेंट यूज़र हैं, उनकी यूट्यूब पर आईडी है शंकर साहा। शंकर जी, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में, हमारे चैनल का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, अगर आप भी शंकर साहा जी की तरह हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने पूर्व जीवन के दृश्य में इन बहन ने क्या देखा, अपने आप को किस रूप में देखा और कौन सा वो कार्मिक अकाउंट था जिसकी वजह से ये सभी लोग इनको इस जीवन में दुख दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, अलग अलग मुश्किल परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहन ऐसा देखती हैं कि ये एक पुरुष हैं जो कि लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु के हैं। ये अपने आप को दोपहर के समय कच्ची ज़मीन पर खड़ा हुआ देखते हैं और ये बताते हैं कि इनके पैरों में चमड़े की चप्पल इन्होंने पहनी हुई है। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ते में खुद को खड़ा हुआ देखते हैं और ये ऐसा बताते हैं कि मैं एक अमीर किसान के रूप में खुद को देख रहा हूँ, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें भी होती हैं। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती में ये अपने ही खेत के अंदर खड़े हुए होते हैं और इनको ऐसी स्मृति आती है कि लगभग 50 एकड़ लैंड ये जो है ये ओन करते हैं, 50 किले ज़मीन जो है उसके ये मालिक हैं। जब इनको आसपास देखने के लिए कहा जाता है तो ये बताते हैं कि खेत के अंदर लगभग 8 से 10 मजदूर काम करते हैं, जिनमें से 8 मजदूर इनको ऐसा नज़र आता है कि वो इनके परमानेंट मजदूर हैं जो इनके पास काम करते हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे आते हैं और 8 मजदूर ऐसे हैं जो कि इनका काम परमानेंटली इनके लिए मैनेज करते हैं। हम इनको कहते हैं कि भाई ये जो मजदूर हैं इनको आप अपने पास बुलाइए, तो ये कहते हैं कि भाई वो बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन ये खुद को आवाज़ देता हुआ देखते हैं। उन सभी मज़दूरों को आवाज़ दे करके बुलाते हैं तो सभी मज़दूर इनके पास आकर के खड़े हो जाते हैं। अभी उन मज़दूरों के अंदर ये बताते हैं कि 3 तो महिलाएं हैं और 5 इसके अंदर पुरुष हैं
और ये महिलाएं और ये जो पुरुष हैं, इनमें से कई लोगों का आपस में जैसे जोड़ा भी है कि भाई पति पत्नी भी हैं तो वो दोनों काम करते हैं, तो इस प्रकार का है। तो 5 पुरुष नज़र आते हैं और 3 महिलाएं नज़र आती हैं। आगे ये बताते हैं कि भाई मैं मजदूरों को गुस्सा बहुत करता हूँ काम को लेकर के, क्योंकि ये लोग काम टाइम पे पूरा नहीं करते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई क्या मजदूर आलसी हैं, सच बात बताइए। तो ये बताते हैं कि नहीं, मेरा काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा काम समय पर निपटता रहे। इतनी ज़मीन है, उसको मैनेज करना होता है, तो ये लोग भाग दौड़ करके काम नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। तो इनकी बातों से थोड़ी ऐसी भासना आ रही थी कि जितना काम एक मनुष्य को करके देना चाहिए, जितना काम करने की जिम्मेवारी एक मजदूर की है, उससे कई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इनकी अपने मजदूरों से। और यही बात ये कहते भी हैं, ये कहते कि नहीं, बस ये है कि थोड़ा और भाग दौड़ करके काम करेंगे और तेज़ी से काम करेंगे तो सारा काम पूरा हो जाएगा। और उनसे तेज़ी से काम कराने के लिए ये बताते हैं कि मैं जो है इनको कुछ कुछ बातें सुनाता रहता हूँ, जिनमें से एक बातों में से इन्होंने एक ताना, इनको हमने लिख करके रखा हुआ, इन्होंने ताना मारा। इन्होंने कहा मजदूरों को, 2 महिलाएं हैं काम कर रही हैं वहाँ पे, वो 3 महिलाओं में से उनके पास जा कर के ताना मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिंदगी भर मेरे पास ही मजदूरी करते मर जाओगे तुम लोग, खेतों में मेरे खेतों में ही काम करते रह जाओगे, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम कुछ बनने वाले नहीं हो अपनी जिंदगी के अंदर, जल्दी हाथ चलाओ। तो ये कहते हैं कि ये जल्दी काम नहीं करते हैं, मेरे मुंह से गाली गलौज बहुत निकलता है, मुझे बहुत परेशान करके रखते हैं ये लोग। अब दोस्तों देखने की बात यहाँ पर यह है कि एक मनुष्य कोई मशीन तो नहीं है, और अगर कोई मशीन हो भी तो एक मशीन की भी अपनी एक स्पीड होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है काम करने की। यहाँ पर जो पूरा केस है मजदूरों से ओवर एक्सपेक्टेशन का नज़र आ रहा था। भाई उनको जो गाली पड़ रही है वो इसलिए नहीं पड़ रही है कि वो अपना काम पूरा नहीं करते, लेकिन इनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कहते हैं कि भाई वो जो दोनों महिलाएं हैं वो इनको जैसे वो कुछ लेकर के खुदाई सी कर रही थी, कुछ ऐसा कुछ वो बना रही थी, क्या बोलते हैं उसको हमें पता नहीं है। तो मतलब एक खेतों के बीच में नालियाँ सी बना रही थी वो खुदाई करके। तो ये कहते हैं मैंने इनको ये ताना मारा है और ताना मार के मैंने उनको कहा है कि तुम किसी काम का नहीं हो, तुम जाओ घर जाके काम करो। यहाँ पर इनको ये बात रियलाइज़ होती है कि खेत में जो महिला मजदूर इनके लिए काम किया करती थी, उनसे ये खेत के अंदर तो काम कराते ही थे, लेकिन इनके घर के अंदर भी इनकी पर्सनल नौकरानियाँ सी जैसे वो थी। उनको इन्होंने घर भेज दिया, फिर वो घर पे बैठकर मतलब घर पे जा कर के इनके घर के काम करेंगी, मसाले कुटवाएंगी, सब्ज़ी बनवाएंगी, घर की साफ़ सफाई करेंगी। तो वो तीनों महिलाओं को, मतलब 2 महिलाएं यहाँ पे दिखी थी इन्होंने भेजी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है सारी जो मजदूर महिलाएं हैं परमानेंट वाली, उनसे ये घर का काम भी कराते थे। तो ये कहते हैं कि मुझे ये जो मजदूर हैं ये अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता हूँ और बुरा बर्ताव करता हूँ। और ये खुद बोलते हैं कि यार मैं ना ठीक से पैसे भी नहीं देता इनको प्रॉपरली, पैसे भी बहुत लटका करके, काट के, कभी कुछ बोल के कभी कुछ बोल करके देता हूँ। बस जैसे तैसे इन बेचारों का गुजारा चल रहा है। इतना बेनिफिट इनको मिल जाता है महिलाओं को जो हमारे घर में काम करती हैं, तो खाना पीना इनको हमारे घर से मिल जाता है। लेकिन ये कहती हैं कि भाई मैं भाई इनको पैसे ठीक से नहीं देता हूँ, मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, काम ज़्यादा है और मेरे पास मज़दूर कम हैं, मेरे को मज़दूर नहीं मिलते हैं, तो जो मज़दूर हैं उनसे ही तो काम कराऊंगा ना। तो ये पूरे अपने आप को जैसे, क्योंकि उस समय ये उस पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। अभी वाली वो रोती हुई महिला नहीं है जिनको अपनी गलती याद नहीं आ रही है, पाप याद नहीं आ रहा है। अभी ये वो वाली पर्सनालिटी बन गए थे, तो उसी की भावना से सारी बात कर रहे थे। तो ये जैसे बताया कि भाई ये मजदूर औरतें घर में भी काम करती हैं। फिर ये बताती हैं कि इनके घर में ना इनका एक बेटा है, और वो जो बेटा है ना वो मतलब जैसे ये ज़मींदार हो गए तो ज़मींदारों का लड़का है, वो बेटा ना बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये कहते हैं कि बस ये आवारागर्दी करता रहता है, ये कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता, कुछ मेरा काम यही बता दे, खेत में जा कर के बैठने ही लग जाए तो ही मैं सुख देख लूँ।
और ये ऐसा देख रहे हैं कि ये अपना कोई बेटा है, उसको कुछ बातें सुना रहे हैं, और बेटा जो है वो ऐसे सर पलट करके कि अरे जाओ ना, ऐसा करके वो बेटा जो है चला सा गया है। और इनको थोड़ा ये है, ये कह रहे कि मैं ना बेटे को बहुत ज़्यादा डांटता हूँ, लेकिन मेरी डांट का उसके ऊपर असर नहीं है, मेरा बेटा भी मुझे पसंद नहीं कर रहा है, पर मेरे में पुत्र मोह मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मेरा एक ही संतान है और एक ही बेटा है। आगे ये बताते हैं कि अपने बेटे की किसी हरकत को लेकर के ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान चल रहे हैं, लेकिन जो इनका पुत्र मोह है ना, वो कोई एक्शन लेने इनको नहीं दे रहा है, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आगे चलते चलते इनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो महिला मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं जो कि इनके घर में काम करती हैं, वहाँ पे भी काम करती हैं, घर में भी नौकरानी की तरह काम करती हैं, इनका जो बेटा है वो उनका रेप करता है। तो ये बहुत ही एक भौचक्का कर देने वाली बात थी। तो उन्होंने कहा कि वो हमारी हवेली बहुत बड़ी है, तो कहीं कहीं पर मतलब जैसे वो उनके साथ बदतमीज़ी करता रहता है और सभी महिला मज़दूरों के साथ करता है। और जो ये महिलाएं हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। इन्होंने पहले तो ये बात अपने पतियों को नहीं बताई, पहले ये बात जो इनकी पत्नी हैं वहाँ पर उनको बताई। इनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा सांत्वना है, लेकिन अब जैसे एक लेडी होती हैं तो उनको ये होता है कि आदमी आदमी को कंट्रोल करे, अब बेटा जवान जहान है उसको मैं क्या कंट्रोल करूं। तो जो इनकी पत्नी है यानी कि इनके बेटे की माँ, वो भी बेटे को समझाती हैं, लेकिन बेटा समझता नहीं है। तो माँ की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लठ मार करके अपनी औलाद को ठीक करे, उसको सुधारें, लेकिन अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाने से ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इनको ये लगता है कि नहीं, मैं हाथ कैसे उठाऊं, मेरा एक को एक बेटा है। तो ये अपने बेटे को सुधारने में असक्षम हैं। और जो महिलाएं जिनके साथ ये शारीरिक उत्पीड़न होता है वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई दुखी हैं तो कहीं और जाके काम क्यों ना कर लें। तो ये कहते हैं कि नहीं, गांव देहात में ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ज़मींदार नहीं होते हैं और वो दूसरे के यहाँ पे कैसे काम कर लेंगे, मेरे यहाँ पे ही काम है, काम मेरे, कहते हैं मजबूरी है उनकी, उनको यहाँ से रोटी वोटी भी मिल जाती है, जैसे एक तरीके से फंसे हुए हैं ये मेरे पास। तो ये कहते हैं मेरी सांत्वना तो है उन महिलाओं से, लेकिन मैं अपने बेटे को रोक नहीं पा रहा हूँ और मेरा बेटा ये करता रहता है। मैं सामने से भी बोल दिया फिर भी वो ये हरकत जो है करता रहता है। फिर ये बताते हैं कि भाई उन्होंने अपने पतियों को बता दिया है, और ऐसे ही एक महिला है, उनका पति है, जो वो पति भी थोड़ी ज़्यादा उम्र का है और वो थोड़ा कुछ उसका ऐसा है कि वो मुंह फट है और मेरा ही मजदूर है, लेकिन उसने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। ये कहती हैं कि वो कह रहा है का जो पति है ना, जो एक दूसरा मजदूर है बुजुर्ग, कह रहे वो मुझे ना कोसने लग गया है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपने बेटे को नहीं रोक सकते हो, हम गरीब लोग हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन के ऊपर, इस प्रकार से कुछ कह रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई मैं दूसरी चीज़ों में उनको बातें तो सुना, तो कह रहे अभी भी मैं उसको हड़का सा रहा हूँ कि चलो चलो अपना काम करो, लेकिन उसकी जुबान अब बंद नहीं होती है। जब से उसको पता लगा है कि उसकी बीवी के साथ और दूसरी मजदूर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो अंदर से जैसे मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गया है। और अब ये जो पुरुष है ये क्या कर रहा है, ये सब जगह जाकर के मेरी बदनामी भी करता है। ये ऐसे बताते हैं कि वो इनको श्राप सा दे रहा है, वो कह रहा है कि इसका बेटा ही इसको बर्बाद करेगा, ये अपने बेटे को रोकता नहीं है, इसकी औलाद ही इसको खाएगी, तुम देखना एक दिन आएगा इसका बेटा इसको खा जाएगा, इसको बर्बाद कर देगा। वो कह रहा है कि हमारे बीवी बच्चों के साथ गलत हुआ और तेरी जिम्मेवारी है, हम तेरी छत्र छाया में थे, तेरे घर में थे, तेरे घर में तेरी औलाद ने ऐसा किया और तूने उसको कोई दंड भी नहीं दिया, जा तुझे श्राप है कि तेरी यही औलाद तुझे खा जाएगी, तेरा ये जो पूरा साम्राज्य है इसको समाप्त कर देगी, तेरी अमीरी को ख़त्म कर देगी, इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर ये बताते हैं कि वहाँ पे एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर में एक पुजारी हैं, मैं वो जो पुजारी जी हैं उनके पास जाकर के अपना दुखड़ा सुनाता रहता हूँ, मैं रोता रहता हूँ उनके पास जा कर के। तो पुजारी जी जो हैं वो मुझे सांत्वना दे रहे हैं। पुजारी मेरे दुख, दिल का दुख समझते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी औलाद को कोई गोली तो नहीं मार सकता हूँ ना, ये इस प्रकार से वहाँ पर देख रहे हैं। और पुजारी जी जो हैं
इनको सांत्वना दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये दृश्य देखते हैं कि मैं पुजारी जी के पास खड़ा हूँ, वो अपनी किसी चौखट पे बैठे हैं या शायद किसी मंजे पे बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूँ। तो एक दृश्य देखते हैं कि उसके अंदर वही वाला मजदूर पुरुष जो है मंदिर के अंदर आ जाता है, जो कि इनके पास काम करता है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि वो आकर के बोलता है कि ये पुजारी, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? तुम मंदिर में ऐसे लोगों को कैसे आने देते हो? तुम्हें पता है कितना घटिया आदमी है ये? तो ये हम इस चीज़ को देख करके थोड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई वो ऐसे इतना कैसे कहने लग गया। तो ये कहते हैं कि नहीं, कुछ अब ऐसी परिस्थिति है कि मैं अब उतना अमीर नहीं रहा हूँ, मेरी ज़मीन चली गई है, ज़मीन मेरी कहीं बेटे ने एक जुए में गिरवी पे रखवा दी, ऐसा कुछ हो गया, पता नहीं क्या। वो तो ये ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं उतना अमीर नहीं रहा हूँ। कह रहे अमीर अभी भी हूँ, ज़मींदार हूँ, लेकिन उतना नहीं हूँ, और मेरे सारे जो परमानेंट मजदूर हैं वो मुझे छोड़ करके जा चुके हैं। ये जो आदमी है जो ये बातें सुना रहा है, इसका कुछ ऐसा है, इसके अंदर वो जो है ना, एक वो द्वेष की भावना है। और ये आकर के अब मतलब इसने तब से बदनाम करना मुझे शुरू किया था, आज तक मुझे बदनाम करता है। तो पुजारी को वो हड़का रहा है कि भाई तुम चंद चांदी के जो सिक्के हैं उनके चक्कर में ऐसे लोगों को तुम एंटरटेन करते हो। पुजारी, तेरे मुंह पे भी थू है, तेरे को शर्म नहीं आती, ये है वो है, करे सारे समाज के अंदर जो है वो मुझे बहिष्कृत सा करवा रहा है जैसे। और ये सारी बातें सुन करके जो पुजारी जी हैं, पुजारी जी भी मुझे कह रहे हैं कि भाई चलिए कोई बात नहीं, आप फिर आइएगा, भी जाइए। पुजारी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और इन्होंने मुझे जो है मंदिर से बाहर निकलवा दिया है। फिर ये कहते हैं कि मेरी मंदिर जाने की अब हिम्मत नहीं हुई और मेरी हिम्मत सी टूट गई है। लेकिन ये जो मजदूर है ये घूमता रहा, बदनामी करता रहा, और मेरा बेटा जो है वो अय्याशी करता रहा और मेरी सारी जायदाद को बर्बाद करता रहा। बिल्कुल अंत का मृत्यु का दृश्य ये देखते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी सारी जो संपत्ति है वो जो मेरा पुत्र है उसने बर्बाद कर दी है। और मृत्यु के समय मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि जो कुछ भी है उन महिलाओं के साथ मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। वो मेरी जिम्मेवारी थी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसे नहीं होने देना चाहिए था। और इसी संकल्प के साथ ये बताते हैं कि इनकी जो है लगभग 70 या 75 वर्ष की आयु के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन इनका जो है पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो पूरा पूर्व जीवन का प्रकरण था, इसके अंदर अपने पूर्व जीवन के अंदर जो जो कैरेक्टर्स इन्होंने देखे उनको इन्होंने अपने इस जीवन के कैरेक्टर्स के साथ जो है उनको मैच कर लिया था और इन्होंने पहचान लिया था कि कौन क्या था। दोस्तों, उन मजदूर महिलाओं में से जो 2 मजदूर महिलाएं थी जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी, जिनके साथ गलत काम हो रहा था, उनको इन्होंने अपनी बहन और अपनी उस भांजी के रूप में देखा जो दोनों मानसिक रोगी हैं। इनकी एक बहन मानसिक रोगी है, जिनकी बेटी है जिसको ये 5 साल से संभाल रही हैं, जिसकी चिंता करते करते ये थक गई हैं। इनको पता है कि वो बच्ची ठीक नहीं होगी, लेकिन उनकी चिंता इनके मन से नहीं जाती है। ये वही लड़की है जिसको पूर्व जीवन में ये गलत काम जिस बच्ची के साथ होने से ये बचा नहीं पाए थे, इनको गिल्ट था, एक कर्जा था, एक भार था इनके मन पे, जिसकी वजह से आज जिस भी परिस्थिति के अंदर वो लोग हैं, और कोई आगे आए ना आए, लेकिन इनका मन नहीं मानता और इनको लगता है कि उनके दुख इनको अपने सर ले लेने हैं, और वही ये बहन कर भी रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ये बात भी आती है कि वो मानसिक रोगी क्यों हैं। दोस्तों, वो मानसिक रोगी क्यों हैं? वो उनके अपने किसी दूसरे कर्म का हिसाब किताब है, उसका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इनसे तो डायरेक्ट कनेक्शन है कि उनकी मुसीबत को ये अपने सर पे लेने की जो इनकी एक जिम्मेवारी है, इनके मन में जो है फील होती है। और यही वो पाप है दोस्तों, जो कि मंदिर में ये बैठते थे ना और उनको याद नहीं आता था, यही वो पाप है जो कि पुत्र मोह के चलते इन्होंने किया था। दोस्तों, पूर्व जीवन में जो पुत्र इनको नजर आया था, जिसने इनकी जायदाद को बर्बाद कर दिया था, जो अय्याश था, वो पुत्र इनको अपने इस जीवन के उस जेठ के रूप में नजर आया था। वो जेठ जो इस जीवन के अंदर पीछे पड़ा हुआ था कि भाई हमारे खानदान की जायदाद में से इसको एक भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। कुछ दोस्तों उस आत्मा को अंदर से इस बात का गुस्सा रहा होगा,
क्योंकि भले ही इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया हो, लेकिन इनको बातें सुनाने की बहुत ज़्यादा आदत थी और अपने बेटे के गलत काम पे ये उसको बातें बहुत ज़्यादा सुनाते थे और उसको अय्याशी करने से रोकते थे। यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि भैया अगर कोई लड़का बर्बाद हो रहा है, अय्याशी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो रोकना तो कोई गलत बात नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रोकना गलत बात नहीं है, लेकिन बात यह है यहाँ पर जब भी कोई आत्मा आपसे हिसाब किताब लेने के लिए आती है तो वो इस चीज़ पे लेने के लिए आती है कि उसकी इच्छा क्या थी और वो आपके बारे में क्या समझती है। तो पिछले जीवन में बाप बहुत ज़्यादा बातें सुनाने वाला था और उससे वो फेडअप था, उसको अय्याशी करनी थी और ये नहीं करने देते थे। तो कहीं ना कहीं कोई हिसाब किताब उससे पिछले जीवन का भी इनका आपस में रहा होगा, जिसकी वजह से ये आत्मा इनकी ज़मीन जायदाद के पीछे पड़ी हुई है। और पिछले जीवन में बेटा थी, इस जीवन में जेठ है और इस जीवन के अंदर भी वो नफ़रत जो है वो कैरी कर रहा था और जो है इनको पसंद नहीं करता था इनके पिछले जीवन का बेटा, यानी कि इस जीवन का जेठ। पिछले जीवन में दोस्तों इनको अपनी एक धर्म पत्नी नजर आई थी, जिस धर्म पत्नी को बहुत ज़्यादा सांत्वना थी इन महिलाओं के साथ, लेकिन वो खुद महिला थी तो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती थी, वो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट थी। दोस्तों उस महिला को इन्होंने अपने इस जीवन के एक भाई के रूप में देखा। भाई जो कि इस जीवन में भी बहुत समझदार है, इनसे न्यूट्रल सा उनका रिश्ता है। खैर ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कैरेक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वहां पे दिखाई दिया था दोस्तों, वो मजदूर जो कि हाथ धोकर के इनके पीछे पड़ गया था, जिन्होंने इनको मंदिर से निकलवा दिया था। दोस्तों उस मजदूर को इन्होंने अपनी उस बड़ी बहन के रूप में देखा जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिन्होंने कई बार इनको गुरुओं से मिलवाया और फिर गुरुओं से अलग भी करवा देती हैं, गुरु से झगड़ा करके, और वो कंट्रोल रखती हैं कि भाई जैसा मैं बोलूँ उतना स्पिरिचुअल तुम बनो, बाकी अगर वो जैसे मतलब थोड़ा इनको आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, है ना। तो वो जो महिला वो जो पिछले जीवन में जो मजदूर था, उसकी भी देखो उसका जोन क्या था, उसको ये था कि जो वो शराब दे रहा है ना वो पीछे पड़ गया था इनके, है ना, और उसने इनको मंदिर से भी निकलवा दिया था। वो मजदूर इनको अपनी इस जीवन की वो बड़ी बहन के रूप में नज़र आया जो कि इनको इनके गुरु से अलग करवा देती हैं। और अभी जो रिसेंट इनके जो गुरु हैं जिनसे इनको बहुत ज़्यादा आत्मीयता फील होती थी, उन गुरु को भी इन्होंने अपने पूर्व जीवन में देखा था, जो मंदिर के पुजारी थे, जो कि फिर भी इनको सांत्वना दे रहे थे। वहाँ पर भी वो मजदूर बीच में आ गया था कि किसको यहाँ पे तुमने बुला लिया है। मंदिर के वो जो पुजारी हैं इनके इस जीवन के वो वही वाले गुरु हैं अभी रिसेंट वाले, जिनसे इनकी जो बहन है उन्होंने इनको अलग करा दिया है। दोस्तों ये था पूरा पूर्व जन्म का किस्सा। हम आशा करते हैं कि जो कहानी आपके सामने हमने प्रस्तुत की, इससे आपको कुछ शिक्षा ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।